हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे SN1, SN2 रिएक्शंस, उनके मैकेनिज्म्स, स्टीरियोसेलेक्टिविटी और द फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज रिएक्शंस, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दोनों में SN1 और SN2 में डिफरेंसेस। तो शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हेलोएल्केन्स। सबसे पहले एक ब्रीफली देख लेते हैं हेलोएल्केन्स या फिर एल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें कि एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक हमारे पास हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो मिलके जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इन्हें हम हेलोएल्केन्स कहेंगे। इसमें कि एक हेलोजन है और एक एल्काइल ग्रुप है, तो हेलोएल्केन्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं ये एक एल्काइल ग्रुप होगा और जिसमें कि ब्रोमीन फंक्शनल हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, तो ये मिलके इसे हम कह सकते हैं ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड। दोनों तरीके से इसको हम कह सकते हैं। और इसके और एग्जाम्पल देख लें कुछ, तो आइडो मिथेन, ट्रू क्लोरोप्रोपेन, ये हमारे पास सेकेंडरी हेलोएल्केन है, ये हमारे पास प्राइमरी है, और ये हमारे पास एक टर्शरी हेलोएल्केन का एग्जाम्पल है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखने से पहले ये देख लेते हैं कि हेलोएल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते किस वजह से हैं। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की वजह है हेलोएल्केन्स में, वो है कार्बन हेलोजन का बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है कार्बन हेलोजन का, ये पोलर नेचर को आता है। पोलर नेचर का किस वजह से होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी है ऑफ हेलोजन्स विच इज हायर, सो इसकी वजह से क्या होता है, इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, और जो कार्बन है वो पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। उसकी वजह से इस बॉन्ड में एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से ये बॉन्ड को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, जिस वजह से कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाता है। इस फिगर में नीचे हम देख सकते हैं जो रेडिश शेड है हमारे पास, वो रिप्रेजेंट कर रही है पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर को या पार्शियल नेगेटिव चार्ज को। तो इस साइड को हम देख सकते हैं जो हेलोजन है हमारे पास वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज में, और जो ब्लू शेड है ये रिप्रेजेंट कर रही है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को, जो कि कार्बन इस केस में रहेगा हमारे पास। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ऑर्डर देखें हम हेलोजन्स में, तो आयोडीन से जब हम वापस जाएंगे फ्लोरीन की तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिस कारण की बॉन्ड की पोलैरिटी भी बढ़ जाती है, और इसी कारणवश बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और मॉलिक्यूलर साइज भी हमारे इफेक्ट होते हैं। तो आइए अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। सो इस रिएक्शन को हम एक जनरली कंपेयर कर सकते हैं हमारे एसिड बेस रिएक्शंस के। एसिड बेस रिएक्शंस के साथ हम देखते हैं कि हमारे पास बेस होता है और एक हमारे पास प्रोटॉन होता है। सो जब बेस हमारा एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है प्रोटॉन को, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाता है और साथ में एक कॉन्जुगेट बेस तैयार हो जाता है। इसी तरह से हम अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें कि बेस की जगह हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल रहेगा, प्रोटॉन की जगह एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, और कॉन्जुगेट बेस की जगह हमारे पास एक लीविंग ग्रुप रहेगा। सो इस तरह से हम इसे जो ब्रोंस्टन-लॉरी एसिड बेस रिएक्शन है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। जो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका अगर हम जनरली एक पॉसिबल मैकेनिज्म देखें, तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि हमारे पास एक हेलोएल्केन्स होगा और उसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल जैसे कि बेस अटैक करता है, उसी तरह से हमारा न्यूक्लियोफाइल उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो सेंटर हमने पीछे देखा था उस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल, और हमारा लिविंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का था
वो बाहर निकल जाएगा, जस्ट लाइक द कॉन्जुगेट बेस। सो इस तरह से इस मॉडल के थ्रू हम देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल ने जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन सेंटर था उस पर अटैक किया, और जो ब्रोमीन था, जो लिविंग ग्रुप है इस केस में, वो बाहर निकल गया। अब इस केस में हम देख सकते हैं कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड था ऑफ रिएक्टेंट बिटवीन द एल्केन एंड हेलोजन, वो हमारा ब्रेक हो जाता है और एक नया सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होता है बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड एल्केन, और एक लिविंग ग्रुप बाहर जाता है। एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि nucleophilic substitution at an sp3 hybridized center therefore involves two sigma bonds, the bonds to the leaving group which is broken and the bond to the nucleophile which is formed. अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे SN1 और फिर SN2 reactions के बारे में, their mechanisms. So these types are based on the mechanism of the attack of the nucleophile. किस तरह से न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा उसके बेस पे हम SN2 और SN1 रिएक्शन में इसको डिवाइड करते हैं। सो जो SN और 1 लिखा है इसको हम देख लेते हैं। सो SN का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 का यहाँ मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, और इस केस में 2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर। So these are divided based on the mechanisms. So, सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन SN1 की। इसका एक जनरल अगर मैकेनिज्म देखें तो ये एक 2 स्टेप मैकेनिज्म रहेगा। सबसे पहले हमारा जो एल्केन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, वो ब्रेक होता है और हमारे पास कार्बोकेटाइन जो कि इंटरमीडिएट है वो बनता है। उसके बाद हमारा न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं इसमें 2 स्टेप का रिएक्शन रहेगा, और जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जो RDS स्टेप है, वो हमारा होगा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जिसमें कि कार्बोकेटाइन की एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। सो बिकॉज the unimolecular reactions depend on the concentration of only Rx, जो हमारा हेलोकेन है उसी की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा, इसलिए इसकी काइनेटिक्स देखें तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही आपके मॉलिक्यूल यानी कि आपका सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पर ही डिपेंड करेगा। अब इसका मैकेनिज्म 3D मॉडल के थ्रू हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल सेंटर रहेगा, हमारे पास लिविंग ग्रुप रहेगा और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं, ये इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम रहेगी, जहाँ पे कि अभी रिएक्शन शुरू होने से पहले की प्रोफाइल है। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारे पास रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एनर्जी है इस स्टेट की। जब ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया है, यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट जो है वो बन गया है। ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, और इस स्टेट में देख सकते हैं कि हमारा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है और यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप छोड़ चुका है, हालांकि हमारा न्यूक्लियोफाइल ने अभी इस पर अटैक नहीं किया है। ये हमारी इंटरमीडिएट स्टेट रहेगी, और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो स्टेट है, ये जो पोजीशन है, ये हमारी इंटरमीडिएट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका है कार्बोकेटाइन के साथ और हमारा लिविंग ग्रुप बिल्कुल अलग हो चुका है, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। हम देख सकते हैं इस तरह से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स को, कि सबसे पहले हमारा इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद हमारा न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बना देता है।
एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की है कि ये जो हमारा इंटरमीडिएट है, इस पर दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, हमारा लेफ्ट साइड से भी और हमारा राइट साइड से भी। सो इस चीज़ को ध्यान में रखने की बात रहेगी। सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं किस तरह से ये रिएक्शन हुआ एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो मान लीजिए ये हमारा एसिटेटाइन है जो कि न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है और हमारे पास सबस्ट्रेट है, इसमें कि लिविंग ग्रुप रहेगा हमारे पास एक ब्रोमीन का आयन। तो हम देख सकते हैं कि ब्रोमीन का आयन फाइनल प्रोडक्ट से बाहर निकल गया है और हमारा एसिटेटाइन, ये जो कार्बोकेटाइन था टर्शियरी कार्बोकेटाइन, इसके साथ यहाँ पर अटैच हो चुका है और फाइनल प्रोडक्ट बना चुका है। सो हमने देखा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो रेट है, जो कि फर्स्ट स्टेप था रेट डिटरमिनिंग स्टेप, वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। और इसका मैकेनिज्म में हमने देखा कि एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्टेप में बताया था कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इंटरमीडिएट पे दोनों साइड से अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेसिमिक मिक्सचर हो सकता है। हालांकि स्लाइटली एक्सेस इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, लेकिन फिर भी हम इसे रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। सो हमारे पास जो भी आपका सबस्ट्रेट रहेगा उस पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस केस में जैसे कि H2O है हमारे पास, सो जो हमारा अटैक करेगा वो दोनों साइड से पॉसिबल है। सो हमारे पास बैक प्रोडक्ट भी 50% के अप्रॉक्स बनेगा और फ्रंट प्रोडक्ट भी 50% के अप्रॉक्स बनेगा। सो इसे हम रेसिमिक मिक्सचर कह सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि SN1 किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो SN1 डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। जो इंटरमीडिएट हमारे पास बनता है उसकी स्टेबिलिटी इनकी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी वो लीव कर पा रहा है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हालांकि एक चीज ध्यान में रखने की है दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पावर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। अब हम इन फैक्टर्स को डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सो द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल पे ये क्यों इतना डिपेंड नहीं करता है। सो हमने ड्यूरिंग मैकेनिज्म देखा कि जो फर्स्ट स्टेप है विच इज़ द स्लोएस्ट एंड रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और उसमें फॉर्मेशन होती है एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की। सो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो बनता है हमारे पास वो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। सो वो अब कार्बोकेटाइन आप देखिए, मान लीजिए कार्बोकेटाइन बना है तो वो खुद में एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद एक्सेप्ट कर सकता है। उसके लिए इवन वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा हमारे पास। जो न्यूक्लियोफाइल है, मान लीजिए एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो भी उस पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो तो खुद ब खुद एकदम से अटैक कर देता है। इसी वजह से हमारा इसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं कहेंगे। रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है उसी को हम रेट RDS स्टेप कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल पे ये इतना ज़्यादा इफेक्ट इसका नहीं होगा। इवन वीक न्यूक्लियोफाइल विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SN1 न्यूक्लियोफाइल। अब किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले होता है सबस्ट्रेट पे। सो जो कार्बोकेटाइन हमारे पास बनता है इंटरमीडिएट स्टेट में, वो कितना स्टेबल है, कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो रेट है रिएक्शन का वो कैसा होगा। सो कार्बोकेटाइन किन वजह से हमारा स्टेबल हो सकता है, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट से वो स्टेबल हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो सकता है, आइदर रेजोनेंस आ रही है उसमें उसकी वजह से स्टेबल हो सकता है। तो जिन कारणों से जितना वो स्टेबल हो सकता है उतना सबस्ट्रेट हमारा रेट को इंक्रीज कर देगा। सो हम जानते हैं कि टर्शरी में क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लस साइड इफेक्ट लगेगा तो वो सबसे ज़्यादा हमारा रेट होगा उनका।
हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन, फिर सेकेंडरी, फिर हमारे पास आ जाते हैं, इनका काफ़ी स्लो रेट होता है। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे हमारा क्या करता है, रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप ऑन द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। जो हमारा लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप हमने देखा था मैकेनिज्म में कि वो हमारा फर्स्ट स्टेप में ही डिटरमिन हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लीविंग ग्रुप जो है हमारे सबस्ट्रेट को लीव करता है और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो जितना जल्दी हमारा लीविंग ग्रुप लीव कर देगा उतना जल्दी फास्टर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो हम देख सकते हैं कि ऐसे ग्रुप जिनमें कि नेगेटिव चार्ज जो है बेस्ट स्टेबलाइज हो पाता है वो हमारे बेस्ट लीविंग ग्रुप हो जाते हैं। दैट इज द वीकेस्ट बेस आर स्टेबल एज एनाइंस। ठीक है, जो वीक बेस होंगे हमारे वो क्या करेंगे, वीक बेस हमारे स्टेबल एनाइन हो सकते हैं, क्योंकि लाइक एक स्ट्रॉन्ग बेस को देखें तो वो क्या कोशिश करता है कि उसको कहीं से लाइक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है, जिससे कि वो स्टेबल हो पाए। तो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके क्या बन जाता है, वो एक स्टेबल बन जाता है, तो वो कार्बोकेटाइन की फॉर्म, कार्बो एनाइन की फॉर्म में नहीं रह पाता है। इसलिए जो वीक बेस होते हैं वो हमारे स्टेबल कार्बोएनाइन की फॉर्म में ज़्यादा देर टिक पाते हैं, इसलिए वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। और उनमें एक और चीज़ होती है कि जो जैसे आयोडीन है, हमारे पास आयोडीन का चार्ज बड़ा होता है कंपेरिजन टू अदर हैलोजन लाइक क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। तो इसमें अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो ज़्यादा एरिया पे डिस्पर्स हो पाता है नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो पाता है कंपेयर टू द अदर लाइक फ्लोरीन जिस पर कि छोटा चार्ज है, इसलिए वो ज़्यादा चार्ज हो पाएंगे और लेस स्टेबल लिविंग ग्रुप हो पाएगा। सो ऐसे आप कह सकते हैं एनाइन या हेलोजेंस जो कि नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा देर वो खुद पे स्टेबलाइज कर सके और स्टेबल रह पाए ऐसे एनाइन, वो हमारे अच्छे लिविंग ग्रुप रहेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा लिविंग ग्रुप का, आयोडीन सबसे अच्छा, फिर सब फ्लोरीन, और ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है वो उतने अच्छे लिविंग ग्रुप हमारे नहीं रहेंगे, और ये इंक्रीजिंग लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। आयोडीन इज द गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज आयोडीन इज नॉन बेसिक, OH and H2 are poor living group because they are strong bases. अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। सो SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट किस तरह से इफेक्ट करता है वो हम देखेंगे। हम जानते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है हमारी, उसमें कार्बोकेटाइन हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है। सो हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता है, सो सॉल्वेंट का उस पर हम इफेक्ट नहीं देखेंगे और उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अब हमारे पास हम जानते हैं इंटरमीडिएट बना है कार्बोकेटाइन। सो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं लाइक H2 हमारे पास आ गया पोलर, मिथेनॉल हमारे पास आ गया, इथेनॉल आ गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह के जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट जिसमें कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है उसको क्या कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं, ठीक है। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो हमारे क्या कर देंगे, इंटरमीडिएट स्टेट को स्टेबल कर देंगे, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्सेलरेटिंग द SN1 रिएक्शंस, ठीक है। और हमारे पास जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे वो उतना इफेक्ट नहीं करेंगे कार्बोकेटाइन को, इसलिए उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। सो हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी। जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है उसका सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, फिर धीरे धीरे हमारी जैसे पोलैरिटी कम हुई रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। सो ये हमारे पास रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शंस है फॉर SN1 रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट इफेक्ट। इस चीज़ को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी लिंक कर सकते हैं। जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, लाइक यहाँ पे वाटर का देख सकते हैं, उसका 80 के अराउंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उसी की वजह से ये क्या होते हैं, ज़्यादा फेवर करते हैं SN1 रिएक्शंस को। अब हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शंस को। सो ये एक SN2 जो रिएक्शन होता है, SN2 का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन।
बायोमोलिकुलर रिएक्शंस का मतलब है कि इसमें जो रेट है वो डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे, ऑन द न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ऑन द सबस्ट्रेट जो कि हमारा हेलोएल्केन रहेगा। सो ये एक कंसर्टेड स्टेप और वन स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें दोनों चीज़ों पे रिएक्शन डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी और कंसंट्रेशन ऑफ हेलोएल्केन के ऊपर भी, इसलिए इसे हम सेकेंड ऑर्डर और बायोमोलिकुलर रिएक्शन कह सकते हैं। और ये एक वन स्टेप रिएक्शन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेंगे, जो पार्शियली पॉजिटिव हमारे पास कार्बन का सेंटर है उसमें एक स्टेप साथ ही अटैक करेंगे, और उसी स्टेप में एक साथ ही हमारे पास जो हमारा हेलोजन का ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है, वो भी लीव कर देता है। सो ये पूरा स्टेप क्या होता है, पूरा रिएक्शन एक स्टेप में होता है। न्यूक्लियोफाइल भी उसी टाइम अटैक करता है फ्रॉम बिहाइंड। ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि इस बार हमारा न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बिहाइंड ही अटैक कर सकता है, क्योंकि फ्रंट में हमारे पास लीविंग ग्रुप है जो कि बाहर जा रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रॉम बिहाइंड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लीविंग ग्रुप अटैक करेगा। यहाँ से हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो हमारा ब्रोमीन एनाइन है, ये ब्रोमाइड आइन है, वो हमारा बैक साइड से अटैक करेगा, और क्लोरीन का जो क्लोराइड आइन है वो हमारा लीविंग ग्रुप है, और एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। अब देखते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, जो काइनेटिक साइज की वो डिपेंड करती है हमारे जो सबस्ट्रेट है हमारा हेलोएल्केन और कंसंट्रेशन ऑफ OH जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इन दोनों पे डिपेंड करती है। इसलिए हमारा ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, और ये वन स्टेप मैकेनिज्म है इसका। इस तरह से ये रिएक्शन होगा। ये देख सकते हैं, हमने SN1 रिएक्शन में देखा था, जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनी थी उसमें हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बना था, ठीक है, और उस कार्बोकेटाइन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था। लेकिन इस केस में हम देख सकते हैं कि ये एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है, एक साथ ही OH ने भी अटैक कर दिया है इस पे, और क्लोराइड आयन भी जो लीविंग ग्रुप है वो भी बाहर जा रहा, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिज्म को हम देख सकते हैं इन द ट्रांजिशन स्टेट। देखिए किस तरह से एक साथ हमारा लीविंग ग्रुप भी है और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी एक साथ अटैक कर रहा है। तो इस तरह से इस रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट रहेगी। और अब देख लेते हैं इस रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारा रिएक्शन शुरू होने के पहले की एनर्जी है। जैसे जैसे हमारा रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, और ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट रहेगी, जो कि यहाँ भी आप 3D मॉडल के थ्रू देख सकते हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट में हमारा जो सिस्टम है उसकी हाईएस्ट एनर्जी रहेगी, और ये एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होती है। जहाँ तक कि केस है SN1 का, वहाँ के कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन हमारे पास एक स्टेबल इंटरमीडिएट होता है। तो SN1 रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हमारी स्टेबल होती है। लेकिन जब बात करते हैं हम SN2 रिएक्शन की, तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है हमारे पास, अनस्टेबल, क्योंकि कार्बोकेटाइन एक स्टेबल एंटिटी है, जबकि ये जो स्टेट है वो स्टेबल नहीं है। और इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी सबसे कम एनर्जी होगी, और वो एक प्रोडक्ट इस तरह से लिविंग ग्रुप के बाद बन जाएगा। सो ओवरऑल हम देख सकते हैं अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। जैसा कि मैंने बताया कि इस केस में सिर्फ बैक साइड से अटैक पॉसिबल है, इसलिए हमेशा आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट या इन्वर्जन के साथ ही जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा। तो इस केस में SN2 के केस में आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, और SN1 के केस में आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, यानी कि आपका अटैक आगे से भी हो सकता है पीछे से भी, क्योंकि उस केस में बना था कार्बोकेटाइन, ये वाला उस केस में नहीं था। ये क्या करता है कि न्यूक्लियोफाइल मान लो आगे से आ गया तो ये उसको रिपेल कर देगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ब्रोमाइड भी हमारे पास क्या होता है,
या नेगेटिव, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर, इसलिए रिपेल कर देगा। इसलिए इस केस में बैक साइड अटैक ही मोस्टली पॉसिबल होता है। अब इसको मॉडल के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और हमारा एक साथ उसी टाइम हमारा क्या हो गया, लिविंग ग्रुप भी बाहर चला गया। सो देख सकते हैं कि जो फ्रंट साइड अटैक है वो नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है हमारा, क्योंकि ये देख सकते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये रिपेल कर देगा। जबकि बैक साइड अटैक जो है पॉसिबल है और वो हमें एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट देगा। सो हम देख सकते हैं इसमें कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट का मतलब हुआ जैसे कि हमारे पास सिस रिएक्टेंट है तो वो हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट देगा, ठीक है। और मान लीजिए हमारे पास R enantiomer था कोई, तो विल फॉर्म द S enantiomer एज वी कैन सी इन दिस रिएक्शन कि हमारे पास R ब्रोमोब्यूटेन था जिसने कि हमारे पास इन्वर्टेड करके S जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आयोडीन था तो आयोडो ब्यूटेन दे दिया है। इस तरह से प्रोडक्ट हमें इन्वर्टेड मिलेगा। अब हम ओवरऑल रिएक्शन को एक बार फिर से देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया, लिविंग ग्रुप ने एक ही जो हमारा वन स्टेप रिएक्शन है उसी में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें कि दोनों ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। दोनों हालांकि बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुके हैं और हमारे पास फाइनल पर अब देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट किस तरह से रेट को अफेक्ट कर सकता है। हमने SN1 रिएक्शन में देखा था किस तरह से एक कार्बोकेटाइन बनता था और उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, लेकिन SN2 ने हमने देखा कि एक साथ फ्रॉम बिहाइंड जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या कर देता है, अटैक कर देता है और उसी स्टेप में हमारा जो लीविंग ग्रुप है वो भी लीव करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हमारा हैवी ग्रुप होगा, ठीक है, लाइक टर्शरी कार्बोकेटाइन इस केस में हम देख लेंगे, तो वो क्या करेगा, वो हमारे न्यूक्लियोफाइल को वो भी रिपेल कर देता है। वो भी हमारा जो कार्बन सेंटर है जिस पे अटैक होना था, जो कि इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, उसको रिपेल कर देता है। सो हैवी ग्रुप जो है वो हमारे SN2 रिएक्शन को वो नहीं दिखाते हैं। और एक और इसका रीज़न हो सकता है, एक तो जैसे मैंने बताया कि स्टेरिक हिंडरेंस जो हैवी ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे न्यूक्लियोफाइल को वो भी रिपेल कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है आर एसेंशियली inert to substitution SN2 reaction, ठीक है। Despite this, tertiary alkyl halide can undergo the nucleophilic substitution reaction quite rapidly but by different mechanism, that is SN1 mechanism. So हमारे tertiary जो भी हमारे अल्काइल हैलाइड होते हैं वो सिर्फ हमारा SN1 रिएक्शन ही देते हैं, ठीक है। सो इस पे हमारी किस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इसमें फिर से वही है कार्बोकेटाइन बनेगा, इसलिए ये SN1 रिएक्शन हो जाएगा जिसपे कि काइनेटिक्स में हमने देखा कि सिर्फ हमारी जो RX ग्रुप है अल्काइल हैलाइड उसी पे कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। सो हम एक बार फिर से देखते हैं SN1 का ऐसे रहेगा और इससे ऑपोजिट हो जाएगा SN2 के लिए। सो अब देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। तो किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट हमने पीछे भी देखा, पावर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, इस बार पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट करेगी, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सो जैसा कि मैंने बताया कि इस केस में SN2 के केस में SN1 से ऑपोजिट हमारा ट्रेंड रहेगा। इस केस में जितना कम बल्कि हमारा अल्काइल ग्रुप होगा उतना फास्ट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा इन केस ऑफ हमारा SN2 रिएक्शन। और जो हमारे टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। सो हमारे टर्शरी है ये नहीं देते हैं SN2 रिएक्शंस।
सो इस फिगर में हम 3D मॉडल के थ्रू देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा ये जो ग्रुप है जितना बल्कि होता जाएगा वो क्या कर देगा, हिंडर कर देगा, स्टेरिकली हिंडर कर देगा और ब्लॉक कर देगा हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक। सो इसलिए हमारा ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से हम फिर देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हमारा साइनाइड का आयन है जो कि अटैक कर रहा है। सो सबसे ज़्यादा वो मिथाइल ग्रुप पे अटैक कर पाएगा, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में हम देख सकते हैं सबसे कम ये अटैक कर पा रहा है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 में हमने देखा था कि न्यूक्लियोफाइल का ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता, बल्कि वीक हो तो और अच्छा रहता है। लेकिन SN2 के केस में हम देखते हैं कि एक स्टेप में ही हमारा न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है और क्या होता है, हमारा लिविंग ग्रुप भी जो है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, सो इस केस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर न्यूक्लियोफाइल है मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा जल्दी लिविंग ग्रुप को भी मजबूर कर देगा बाहर निकलने के लिए। सो इस केस में बेटर न्यूक्लियोफाइल द फास्टर द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। सो ये हमारे पास एक टेबल है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी कैसी है। सो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना फास्ट हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सो हम देख सकते हैं कि बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी किसकी हो सकती है, जिन पे नेगेटिव चार्ज है। साइनाइड आयन हो गया हमारे पास, आयोडाइड हो गया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस साइड को न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। ठीक है, नीचे को देख सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डर रहेगा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। जैसा कि हमने SN1 रिएक्शन में देखा था, कुछ वैसा ही ट्रेंड इस केस में भी रहेगा। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा और उतना ही फास्ट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। तो ये कुछ सिमिलर ट्रेंड है एज वी सी इन द SN1 रिएक्शन। सो जितना स्टेबलाइज वो नेगेटिव चार्ज को कर पाएगा, या कह सकते हैं कि वीक बेस होना चाहिए इसके लिए। सो जितना वीक बेस है उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अब देख लेते हैं सॉल्वेंट का इफेक्ट। तो हमारे पास सॉल्वेंट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को। प्रोटिक सॉल्वेंट जिनमें कि प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, जिनमें कि हमारा पोलर होंगे सॉल्वेंट और अप्रोटिक होंगे, और नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक DMSO या जो कि पोलर जिनमें ग्रुप्स नहीं होते। सो प्रोटिक सॉल्वेंट को सबसे पहले देखें। सो देखिए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट है, हम देख सकते हैं कि जैसे मैं अगर रिएक्शन लिखूं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, हमारे पास कार्बन है और लिविंग ग्रुप है। जबकि हम अगर इनिशियल स्टेज की बात करें तो कार्बन है और लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए ट्रांजिशन स्टेट है। इस पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव। इस पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। सो हम देखते हैं कि जब हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक H2O वाटर वगैरह आते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ROH जो कि अल्कोहलिक ग्रुप है। सो इस तरह के ग्रुप जब हमारे पास आते हैं तो इनका जो प्रोटॉन है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, वो क्या करता है, अट्रैक्ट होता है टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर की तरफ वो हमारे पास अट्रैक्ट होगा और वो क्या करेगा, वो हमारे जैसे मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है तो उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को है वो ही रिड्यूस कर देगा। ठीक है, जिससे कि ये मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है तो वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को रिड्यूस कर देगा एक बॉन्ड अट्रैक्ट करके। ठीक है, सो हमारे पास पोलर जो सॉल्वेंट प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो हमारा रिड्यूस कर देते हैं आपके रेट ऑफ रिएक्शंस को। हम इस टाइप में देख सकते हैं
किस तरह से हमारे न्यूक्लियोफाइल को ये स्टेबलाइज कर दे रहे हैं, उसकी वजह से वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव अब नहीं रहा, और उसकी वजह से वो हमारे जो कार्बन सेंटर है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पर उतना फास्ट रिएक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब ये तो बात होगी प्रोटिक सेंटर की, ठीक है, लेकिन इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर भी है, तो वो क्या करेंगे, जो हमारा कार्बन सेंटर है, ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि हमारा कार्बन सेंटर है जो कि पार्शियली पॉजिटिव नेचर का होता है, उसको भी वो क्या कर देंगे, थोड़ा स्टेबलाइज कर देंगे, ठीक है, वो भी मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेबलाइज कर दे रहे हैं, और इसी वजह से वो भी क्या करेगा, अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी तरफ वो उतना अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वही स्टेबलाइज कर दे रहे हैं, इसलिए जो हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो रेट को रिड्यूस कर देते हैं। अब बात करते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स की। सो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या आप करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, हालांकि वो क्या करेंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट मेटल केटाइन, वो जो केटाइन है हमारा उसको वो अफेक्ट कर पाएंगे, लेकिन कंपेयर करें अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से तो न्यूक्लियोफाइल को ये छोड़ दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा ये हमारे अच्छे मतलब रेट को उतना कम नहीं करेंगे जितना कि पोलर प्रोटिक वालों ने करा था। सो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सोलवेट द केटाइन, केटाइन को तो वही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पोलर पार्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, लेकिन इसमें प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, बट नॉट द न्यूक्लियोफाइल को, इसलिए ये अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो कंपैरेटिवली इनका रेट थोड़ा सा बेटर होगा। और जहाँ तक कि नॉन पोलर की बात है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन CCl4 आ गया हमारे पास, हेक्सेन आ गया, they are relatively so slow in the polar protic solvent similar to the protic solvent, so इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अब एक बार डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 को बात कर लेते हैं। ऑर्डर की बात करें तो SN1 यूनिमोलिकुलर है, SN2 बायोमोलिकुलर है, नंबर स्टेप्स इसमें 2 होते हैं, SN2 में 1 स्टेप होता है, न्यूक्लियोफाइल इसमें SN1 में हमें वीक न्यूक्लियोफाइल भी चल जाएगा, लेकिन हमें SN2 में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो कि हमारे क्या करे, लिविंग ग्रुप को बाहर कर पाए, ठीक है, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। सॉल्वेंट की बात करें तो इस केस में हमने क्या देखा था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, जबकि इस केस में हमारे पास रेट किससे बढ़ जाता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट से। स्टेबिलिटी की बात करें जो हमारे पास टर्शरी जो होते हैं, टर्शरी क्योंकि हमारे पास इंटरमीडिएट SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए वो टर्शरी ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहेगा, और उससे ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि टर्शरी हमारे पास स्टेरिक हिंडरेंस क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से ऑर्डर ऑपोजिट हो जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें एक रेसमिक मिक्सचर बनता है, और इस केस में हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप ये देख सकते हैं दोनों केस में सेम रहेगा। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एंड हैव अ